provided, because of the information that have been provided to us by partner nations, I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction. And the truth of the matter is, when you look at actually the indictment, all the alleged bribes that were paid seem to be, at least in this charge sheet, to opposition rule states. इंडिया, जहां पर आप एक दिन भी बिना पॉलिटिक्स सपोर्ट्स के अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकते, जहां पर लोगों को टारगेट करना बहुत ही इजी है, जहां किसी बिजनेसमैन के लिए ये सोचा जाता है कि अगर वो अच्छे पैसे कमा रहा है तो पक्का वो कोई इलीगल काम ही कर रहा होगा। और फिर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टारगेट में आ गए, फिर आप चाहे कितने भी अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी आपके बिजनेस को बना सकती है या फिर उसे बिगाड़ सकती है। कैसे आज हमारे देश में लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए। गौतम अडानी, जिनके ऊपर आज कई बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं, मीडिया में चल रहे न्यूज में आज कितनी सच्चाई है और क्यों आज गवर्नमेंट इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है, और कितने करोड़ के ब्राइवरी देने के गौतम अडानी के ऊपर आज इल्जाम है, क्यों आज इंडिया के इशू में अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, आखिर क्या कनेक्शन है गौतम अडानी जी का अमेरिका के साथ, और अमेरिका के इस रिपोर्ट आने के बाद कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आई, और क्यों केन्या जैसे देशों ने यहाँ पर गौतम अडानी से अपने सारे डील्स को कैंसिल कर दिए। क्या इन सब में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता या गवर्नमेंट या न्यूज चैनल हमें बताना नहीं चाहता। अडानी ग्रुप के इस ब्राइवरी से आज इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आज गौतम अडानी इंडिया के लिए, क्यों इंडियन गवर्नमेंट गौतम अडानी को फेवर करती है और एक बिजनेसमैन के गलतियों पर भी उसे डिफेंड करती है। अगर हम विजय माल्या, नीरव मोदी को स्कैमर कहते हैं, उन्हें स्कैमर के तौर पर देखते हैं, तो क्या यहाँ पर गौतम अडानी को स्कैमर कहना सही नहीं होगा? जानने के लिए चलिए आरंभ करते हैं आज इस कार्यक्रम को। Analyst Shankar ahead. Let's get the politicians in for a moment. Shama Mohammed, within a couple of hours of this happening, Rahul Gandhi had a press conference and said Adani ji must be arrested. राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज भारत में मेनली दो टॉपिक्स बहुत चल रहा है, एक गौतम अडानी, दूसरा महाराष्ट्र का इलेक्शन रिजल्ट्स। बाकी और भी एक टॉपिक है जो कि आज आग की तरह फैल रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आज के टाइम पे आप इंडिया में बिजनेसमैन हो तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक छोटे स्केल में अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो तो आपके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी टैक्स भरने में लग जाएगा। तो वहीं पे आपने किसी तरीके से अपने बिजनेस को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर लिया, अब आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ऑपरेट करते हो, तो अब यहाँ पर आपको पॉलिटिशियंस परेशान कर देंगे। और शायद ऐसे ही आज कुछ गौतम अडानी जी के साथ हो रहा है, जहां उनके ऊपर 2 सालों के अंदर 3 सबसे बड़े बड़े एलिगेशंस लग गए, चाहे स्टॉक मैनिपुलेशंस के हो या फिर ब्राइवरीज के हो। एक पर्सन जिसके ऊपर 2 सालों के अंदर 3 बड़े बड़े एलिगेशन लगे, या तो वो पर्सन करप्ट है या फिर उसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसा कोई गौतम अडानी जी के साथ करेगा क्यों, और इससे उसको क्या फायदा होगा, और आज क्यों इंडियन गवर्नमेंट गौतम अडानी जी को डिफेंड करने में लगी है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस रखता है आज अडानी ग्रुप्स इंडिया के लिए। पर इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा गौतम अडानी जी के ऊपर अभी रिसेंटली लगे एलिगेशंस को। तो बेसिकली ये एलिगेशंस अमेरिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिनके मुताबिक गौतम अडानी यहाँ पर अपनी आपसी फायदे के लिए इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स को घूस देते हैं। अडानी ग्रुप और एज्योर पावर, इन 2 कंपनीज को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिले थे इंडियन गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में टोटल 12 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाले थे इंडिया में, जहां पर 8 गीगावाट प्रोड्यूस करने वाला था अडानी ग्रुप, तो वहीं पे 4 गीगावाट यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला था एज्योर ग्रुप, या फिर कह लीजिए एज्योर पावर, जो कि कुछ सालों तक सही से चलता भी रहा। पर अचानक से एज्योर पावर ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने से ही मना कर दिया और अडानी ग्रुप से अपने टाई-अप्स को तोड़ दिया। पर क्यों? 2019 से चले आ रहे इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एज्योर ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को करने से ही मना कर दिया? इस प्रोजेक्ट को मना करने की वजह से ही एज्योर पावर यहाँ पर अमेरिका के नजर में आया, और तब जाकर एज्योर पावर और गौतम अडानी के ऊपर एक्शंस लिए गए। पर सवाल ये उठता है कि इंडियन कंपनी और इंडिया के अफेयर्स में अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हो रहा था? तो इसका कारण यह है कि एज्योर पावर जो कि लिस्टेड है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो कि अपनी कंपनीज के ऑपरेशंस को ट्रैक करता है, जब अमेरिका ने यहाँ पर देखा कि एज्योर पावर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर छोड़ रहा था, तो वो इस कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करता है, जिसमें ये कंपनी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सही से शो नहीं कर पाता। तब यहाँ पर यह पता चलता है कि एज्योर पावर और अडानी ग्रुप्स के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के दौरान मिलियंस ऑफ डॉलर घूस दिए थे इंडियन स्टेट गवर्नमेंट को। इन्हीं रीजन से गौतम अडानी जी के अगेंस्ट में अमेरिका ने एक्शन लिया और गौतम अडानी के साथ उनके नेफ्यू सागर अडानी और 6 और लोगों के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हो गए। जब दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लेटर ऑफ अवार्ड रिलीज किया था, यानी कि साफ शब्दों में टेंडर निकाला था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ये कॉन्ट्रैक्ट मिले थे एज्योर पावर और अडानी ग्रुप्स को। 12 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी के ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इवन चाइना के उर्मिक और शिंगजिंग जो कि 3.5 गीगावाट का
प्रोजेक्ट था ये उससे भी 3.5 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। 2020 से लेकर 2024 के बीच जितने भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे ये दो कंपनी उसे बेच रही थी ब्राइवरी देके स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये दो कंपनी ऐसा कर क्यों रही थी? क्योंकि जिस अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुआ था और जो अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उसके रेट थे वो स्टेट गवर्नमेंट के परचेसिंग कॉस्ट से ज्यादा था। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदती तो उसे यहाँ पर यूनिट ज्यादा पैसे देने पड़ते, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने से ही मना कर दिया था। तब जाकर अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने यहाँ पर ब्राइवरी दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो इनसे इलेक्ट्रिसिटी को खरीद ले। जब इंडिया में स्टेट अपने खुद के प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा कंजम्पशन करता है तब वो अपने बाकी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटीज को परचेस करता है। जब इन स्टेट्स ने यहाँ पर मना कर दिया था गौतम अडानी और एज्योर पावर को इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने से, तब यहाँ पर घुस दिया गया था ताकि ये गवर्नमेंट उनसे इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करे और इस ब्राइवरी का अमाउंट सेट किया गया था 2200 करोड़, जिसमें एज्योर ग्रुप को 683 करोड़ देने थे तो वहीं पे अडानी ग्रुप को 1562 करोड़ रुपए देने थे। 2200 करोड़ जो कि 5 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, इसमें से तो 2040 करोड़ ही सिर्फ आंध्रा की गवर्नमेंट ने ले लिया। State government specifically named and the amount named to an Andhra official unnamed is given in this indictment. और बाकी जो पैसे थे वो यहाँ पर बाकी बचे 4 राज्यों को बांटा गया। एज्योर पावर जिसे यहाँ पर ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में 650 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 55 करोड़ रुपए घूस के तौर पर देने थे, तो वहीं पे आंध्र प्रदेश में 2.3 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 583 करोड़ रुपए घूस के तौर पर देने थे। पर यह अमाउंट एज्योर पावर के लिए इतना बड़ा बन गया कि वो इस प्रोजेक्ट को करने से ही मना कर दिया और तब ये कंपनी एज्योर पावर अमेरिका के रेडार में आता है। आखिरकार क्यों ये इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ रहा है? तब अमेरिकन गवर्नमेंट एक जनरल इंक्वायरी करता है इस कंपनी में, जहां पर ये कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को सही से शो नहीं कर पाता, इसलिए ये केस ट्रांसफर हो जाता है FBI को। FBI यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड 4 एम्प्लॉय से पूछताछ करता है जिनका यहाँ पर नाम है साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल। ये 4 एम्प्लॉयज थे जिन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि एज्योर पावर यहाँ पर अडानी ग्रुप के साथ मिलकर इंडियन स्टेट गवर्नमेंट को घूस दे रहा था और इन्हीं चारों के स्टेटमेंट की वजह से ही अमेरिकन गवर्नमेंट इन 2 कंपनीज के ऊपर एक्शन लेता है। अब यहाँ पर शायद आप में से बहुत सारे लोग सोचे कि यहाँ पर एज्योर पावर ही था जो कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था और एक्शन भी उसके ऊपर ही लिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर एक्शन क्यों लिया जा रहा? तो गौतम अडानी जी ने यहाँ पर अमेरिका के मार्केट से बॉन्ड्स के थ्रू 6,252 करोड़ रुपए उठाए थे और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू 11,000 करोड़ रुपए अमेरिका से लोन के तौर पर लिए थे, जिसका यूज उन्होंने किया था इस प्रोजेक्ट के दौरान। अमेरिका में एक पॉलिसी है जिसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अमेरिकन कंपनी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को ब्राइवरी नहीं दे सकता, वहां पर दूसरे गवर्नमेंट के लिए पैसे नहीं लगा सकता। पर क्योंकि इस कंपनी ने इस एक्ट का वॉयलेशन किया, इसलिए इन कंपनीज के ऊपर एक्शन लिए गए। इस सोलर प्रोजेक्ट से गौतम अडानी जी को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला था $2 बिलियन के। अपना काम स्मूथली चलता रहा और इसमें कोई रुकावट ना है, इसलिए अडानी ग्रुप ने यहाँ पर ब्राइवरी दी स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ पर पैसे लेन देन के लिए कोड वर्ड यूज होता था जैसे कि बिग मैन। अब यहाँ पर अब तक आपने जितने भी बातें सुना ये सारे के सारे एलिगेशन है, यानी कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसा रियलिटी में कुछ हुआ है, ये अभी सिर्फ एक एलिगेशन है। इवन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जिनके साथ अडानी ने अपने डील्स किया था उन्होंने भी इस आरोप को खारिज कर लिया और कहा कि उन्होंने 1 भी रुपया गौतम अडानी जी से नहीं लिए हैं। अब यहाँ पर कमेंट में आप लोग कहने लगो कि और दो मोदी को वोट और लाओ मोदी को, तो मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टेट्स थे उसमें बीजेपी का इंटरफेयर तो है ही नहीं, बल्कि उस समय तो इन राज्यों में कांग्रेस की रूलिंग थी। यानी कि अगर हम अमेरिका की रिपोर्ट को सही भी माने तो यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट खुद यहाँ पर ब्राइवरी में शामिल थी अडानी के साथ। 2019 से 2024 के इस पीरियड के अंदर आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट थी YSR कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की रूलिंग थी, ओडिशा में नवीन पटनायक जी की पार्टी BJD की थी, तमिलनाडु जहां पर स्टैलिन जी की पार्टी DMK था और जम्मू कश्मीर जहां पर उस समय प्रेसिडेंट्स रूल थे। इन सब के ऊपर गौतम अडानी जी का कहना है कि उनके ऊपर लग रहे सारे एलिगेशंस गलत हैं। इवन हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी यहाँ पर यह साबित नहीं हो पाया कि गौतम अडानी जी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था इन सब चीजों में, या फिर गौतम अडानी जी ने किसी तरीके से ब्राइवरी दिया था इन स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर गौतम अडानी जी यहाँ पर गिल्टी साबित होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए और उन्हें जेल भी होनी चाहिए। पर यहाँ पर और एक बात भी सोचने वाली है कि आखिरकार क्यों गौतम अडानी जी के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं। 2 सालों के अंदर ही 3 बार बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगे। हम विजय माल्या, नीरव मोदी को स्कैमर कहते हैं क्योंकि उन्होंने देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग लिए, जिनके ऊपर सिर्फ एक बार न्यूज आया और हम उन्हें आज तक भी स्कैमर कहते हैं। पर वहीं पे गौतम अडानी जी जिनके ऊपर आए दिन कोई ना कोई एलिगेशन लगता है, क्या यहाँ पर उन्हें स्कैमर कहना सही नहीं होगा? क्यों आखिर गौतम अडानी जी को यहाँ पर सपोर्ट करने आ जाती है इंडियन गवर्नमेंट? इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि गौतम अडानी जी क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं आज इंडिया के लिए और उनको ही क्यों स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। गौतम अडानी जी जिनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1981 से, पर उन्हें एक्चुअली ग्रोथ मिला 1990 में जब उन्होंने पोर्ट बिजनेस में एंट्री लिया। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से स्टार्ट हुआ उनका यह बिजनेस उन्हें पूरे देश में सम्मानित किया, उन्हें देश में नया पहचान मिलने लगा था। अब यहाँ पर वो सिर्फ पोर्ट बिजनेस में ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसके अलावा एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन,
माइनिंग, नेचुरल गैस, फूड, वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजनेस में भी एंट्री लेने लगे थे। उनका ये ग्रोथ सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो इंडिया के बाहर भी ग्लोबली एक्सपेंड हो रहे थे, जैसे कि कई सारे देशों में अपने पोर्ट को क्रिएट करना, चाहे इजराइल के हाइफा हो जाए या श्रीलंका का कोलंबो या फिर तांजानिया का दार एस सलाम हो। कई देशों के साथ माइनिंग प्रोजेक्ट भी किए, जैसे इंडोनेशिया, अफ्रीका और भी बहुत सारे। यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर नेचुरल गैस जैसे बिजनेस में भी एक मेजर रोल प्ले करने लगे। इवन अमेरिका के मार्केट में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने हो, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट कराना हो इंडिया का, खास करके तब जबकि वो मार्केट डोमिनेट करता था चाइना, और साथ ही चाइना को और भी अदर सेक्टर्स में कंपटीशन देना हो, जैसे कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका जैसे छोटी कंट्रीज को डेब्ट के जाल में फंसाकर उनके पोर्ट में मिलिट्री बेस बनाकर इंडियन ओशन में नजर रखा करता था, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। चाइना जो कि आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है और अफ्रीका के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटर है, उस मार्केट में भी अडानी ग्रुप एंटर करता है और यहाँ पर वो कंपटीशन देता है उन चाइनीज कंपनीज को। इजराइल जो कि इंडिया के साथ अपने काफी अच्छे रिलेशंस को रखता है, उनके देशों में भी जाकर उनके पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी ग्रुप यहाँ पर उन्हें डेवलप करता है। इन सब के अलावा अडानी ग्रुप यहाँ पर वेपन एक्सचेंज करता है अदर कंट्रीज के साथ और वहाँ के बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाता है, जिससे डायरेक्टली इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और इससे इंडिया के अच्छे रिलेशंस बनते हैं उन देशों के साथ। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट जिसमें चाइना ने भी बीट किया था, उन प्रोजेक्ट तक को भी गौतम अडानी जी ने अपने नाम करने में कामयाब हुए थे। इसलिए हमेशा से चाइना यहाँ पर गौतम अडानी जी को गिराना चाहता था। इवन अमेरिका में भी जो बाइडेन जैसे लीडर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि इंडिया जैसी कंट्री ग्लोबली इन्फ्लुएंस करे, इतने आगे बढ़ जाए और इंडिया का कोई बिजनेसमैन इतने आगे निकल जाए। इसलिए अमेरिका की करंट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसी तरीके से अडानी ग्रुप को रोका जाए। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि अब तो ट्रंप ने यहाँ पर इलेक्शन जीत लिया है, तो यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अमेरिका के चाल के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए। और वैसे भी ट्रंप यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट नहीं बने, कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो नए साल में अपने प्रेसिडेंट बनने के ओथ लेने वाले हैं और इस पीरियड में अभी 2 महीने के टाइम बचे हुए हैं। और अभी भी यहाँ पर 2 महीनों के लिए प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और टेक्निकली कमला हैरिस। जो बाइडेन जो कि अपने आखिरी टाइम में भी पूरा जोर लगा देना चाहते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका का इस एलिगेशन रिपोर्ट रिलीज होते ही इंडियन मार्केट में एक दिन के अंदर 5,35,000 करोड़ के नुकसान हो गए और खुद यहाँ पर अडानी ग्रुप के 2,20,000 करोड़ रुपए डूब गए। जिस अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 14,30,000 करोड़ के थे, अब वो गिर के हो चुके हैं 12 लाख करोड़ के। ऐसे तो कुछ सिमिलर केस देखने को मिला था आज से 2 साल पहले, जनवरी 2023 में, जब हिंडनबर्ग ने यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज किया था अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें अडानी ग्रुप को यहाँ पर नुकसान हुआ था $100 बिलियन का। आखिरकार क्या प्रेम है हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप से, जो कि वो अडानी ग्रुप के ऊपर ही अपने रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। रिपोर्ट्स की माने तो उसे यहाँ पर सपोर्ट मिला था चाइनीज स्पाई से। चाइनीज स्पाई जिनका यहाँ पर नाम बताया गया इंगला चिंग और उनके हस्बैंड मार्क किंगडम ने यहाँ पर हायर किया था हिंडनबर्ग को इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए। और खुद जॉर्ज सोरोस यहाँ पर फंड कर रहा था हिंडनबर्ग को। जॉर्ज सोरोस की एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन फाउंडेशन यहाँ पर फंड कर रहा था हिंडनबर्ग को। जॉर्ज सोरोस जिनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है और इनके काफी कारनामे हैं, जिनके ऊपर हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, ये पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को कोलैब करने में, उन कंट्रीज में रिजिम चेंज करने में और उन कंट्री में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाने में। ये डेमोक्रेसी कंट्री से काफी हेट करते हैं और अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने इंडिया में फंड किया था अपोजिशन पार्टीज को और अभी कुछ ही महीने पहले ही इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिए थे। नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करता हुआ कुछ स्टेटमेंट दिए। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और फिर इनका नाम आता है कि इंडिया में करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए अपोजिशन पार्टीज को फंड देने में। जब हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने में आती है तो चाइनीज स्पाई इंगला चिंग और उनके हस्बैंड यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अमेरिका ने ऐसे एलिगेशंस लगाए क्यों और इसके पीछे हिडन रीजंस क्या हैं। ये एलिगेशंस भी उस समय सामने में आए जब गौतम अडानी जी यहाँ पर काफी बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में। और इस बार भी इस एलिगेशन के पीछे नाम किसका आया? जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस जो कि अपने काफी अच्छे रिलेशंस को रखता है जॉ बाइडेन के साथ और उन्हें उनके इलेक्शंस के लिए फंड तक करता है और भी कई सारे मौके पर जॉ बाइडेन की पार्टी को जॉर्ज सोरोस यहाँ पर फंडिंग देता है। बाइडेन की प्रेसिडेंसी में जॉर्ज सोरोस यहाँ पर कई बार व्हाइट हाउस विजिट करता है और बारी बारी इनके फोटोज भी सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। पर इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार नाम सामने में आया जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस का, जो कि जॉर्ज सोरोस की तरह ही अपने अच्छे रिलेशंस को रखता है जॉ बाइडेन के साथ और कमला हैरिस के साथ, जहां पर ये भी कई बार व्हाइट हाउस को विजिट करता है और हाई प्रोफाइल मीटिंग्स को अटेंड करता है। ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज सोरोस का यहाँ पर काफी हैवीली इन्वेस्टमेंट है केनिया के गवर्नमेंट में, वहां की मार्केट्स में। अमेरिका की तो रिपोर्ट रिलीज करने के बाद ही केनिया की गवर्नमेंट ने अपने सारे डील्स को कैंसिल कर दिए थे
अडानी ग्रुप से। एलेक्स सॉरोस जो कि केन्या के लीडर्स को भी व्हाइट हाउस में इनवाइट करते हैं। एलेक्स सॉरोस जिसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर केन्या के गवर्नमेंट के साथ है और अभी तक इसका काफी अच्छा रिलेशन है बाइडेन गवर्नमेंट और साथ ही केन्या के गवर्नमेंट के साथ। इसी के बदौलत ही केन्या की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने डील कैंसिल कर लिए अडानी ग्रुप से। रीजन बहुत ही सिंपल है कि किसी भी तरीके से अडानी ग्रुप को गिराया जाए। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने भी अडानी ग्रुप से अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिए। और इन सब चीजों से नुकसान किसका है? इंडिया का, इंडियंस का। हमारे इंडिया में अपोजिशन पार्टियां एंटी अडानी नैरेटिव चलाती है पर खुद यहाँ पर पीठ पीछे अडानी ग्रुप से ही पैसे ले रही होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में हसदेव फॉरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अडानी ग्रुप को तब मिला जब उस समय छत्तीसगढ़ में रूलिंग थी कांग्रेस गवर्नमेंट की और भूपेश बघेल की गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दिए थे। हमें आज यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि अडानी कोई ब्रिटेन से आया अंग्रेज नहीं है जो कि हमारे देश को लूट के भाग जाएगा। अडानी ग्रुप के बदौलत ही आज इंडियन इकोनॉमी आज स्ट्रॉन्ग हो रही है। अडानी ग्रुप जो कि आज इंडिया की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें आज एक बात को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि हर बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता है और हर पॉलिटिशियन अपने फायदे के हिसाब से बिजनेसमैन को भी सपोर्ट करता है। कोई भी बिजनेस बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं सर्वाइव कर सकता और कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिशियंस बिना बिजनेसमैन के सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क भी यहाँ पर सपोर्ट करता है ट्रम्प को ओपनली। बट हमारे देश में अगर कोई बिजनेसमैन किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर देता है तो हमारे देश के लोग उसे इस नजर से देखते हैं जैसे मानो वो कोई लुटेरा है और वो हमारे देश को लूट कर भाग जाएगा। हमें यहाँ पर अपने खुद की मेंटालिटी को चेंज करना होगा और ये याद रखना होगा कि कभी भी देश का डेवलपमेंट बिना बिजनेस या बिजनेसमैन के नहीं हो सकता। कभी भी इंडिया का डेवलपमेंट कोई सरकारी नौकरी से नहीं होने वाला। और अपोजिशन लीडर्स जो कि आज के टाइम पर हर बिजनेसमैन के अगेंस्ट में दिखाई देते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पीरियड में उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला करते थे उन्हीं के किसी रिलेटिव को। पर अब गवर्नमेंट के चेंज होते ही उनके रिलेटिव्स को यहाँ पर काम मिलने बंद हो चुके हैं। वो काम जो कि कभी एक टाइम पर उनके रिलेटिव्स करते थे आज वो कोई बिजनेसमैन कर रहे हैं। इसीलिए ये अपोजिशन लीडर्स हर बार गौतम अडानी जी के अगेंस्ट में दिखाई देते हैं। ये अपोजिशन लीडर्स गौतम अडानी जी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मानो गौतम अडानी जी कोई अंग्रेज है और देश लूट के भाग जाएगा। बट यही अपोजिशन लीडर्स जैसे पावर में आते हैं अपने रिलेटिव्स को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उन्हें बिजनेस देते हैं। इवन इनके छोटे से विधायक और पार्षद के पास ही 100 से लेकर 400 करोड़ के तो ब्लैक मनी मिल जाता है। इसलिए हम इंडियंस को यहाँ पर समझना होगा कि कौन सही है और कौन नहीं। हमें दूसरे कंट्रीज के बिजनेसमैन को सपोर्ट करना छोड़कर अपनी कंट्री के बिजनेसमैन को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। और सिर्फ अडानी क्यों बल्कि छोटे लेवल पर भी अगर कोई बिजनेसमैन है, उसे आपकी नीड है तो उसकी हेल्प करो। हमें यहाँ पर अपनी नजरिया बदलना होगा बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए। अगर गौतम अडानी जी यहाँ पर गिल्टी हैं तो नो डाउट उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए और उन्हें जेल भी होनी चाहिए। पर जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हम उनके ऊपर एलिगेशन थोप नहीं सकते। और अगर यहाँ पर ये गिल्टी प्रूव हो जाते हैं इस ब्राइवरी केस में तो सबसे पहले यहाँ पर उन लीडर से पूछना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार इनसे घूस क्यों लिया। तो बस आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में जरूर शेयर करो। चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वीडियो में लाइक अवश्य करो। और इस टॉपिक के ऊपर आप क्या सोच रखते हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।